बीएड प्रथम वर्ष के सभी जिज्ञासु छात्रों को प्यार भरा नमस्कार। विषय है शिक्षा में नाटक एवं कला, जिसका प्रकरण है लोकगीत। लोकगीत हमारे जो क्षेत्रीय स्तर पर जिसका प्रसार प्रचार होता है, तो ऐसे उसको हम लोकगीत की संज्ञा देते हैं। और इसमें प्रमुख रूप से वो चीज़ें आती हैं जो हमें जो है क्षेत्रीय स्तर पर सुनाई देती हैं। इसके लिए सबसे पहले जो इसका कंसेप्ट है, इसकी जो अवधारणा है, वो है लोक भावनाओं को प्रकट करने वाली वाणी को लोकगीत कहते हैं। लोक भावनाओं, जो क्षेत्रीय स्तर पर भावनात्मक चीज़ें हैं, सांस्कृतिक चीज़ें हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनको प्रकट करने वाली जो गायन शैली है, जो क्षेत्रीय स्तर पर चलती है, उस स्थिति को हम कहते हैं लोकगीत। इसलिए कहा गया है कि लोक भावनाओं को, लोगों की जो भावनाएं हैं, जो प्रकट करती हैं अपनी बात को, अपनी संस्कृति को, अपने रीति रिवाजों को स्थानीय स्तर पर, ऐसे उसको जो है कहते हैं जो है कि वाणी को लोकगीत। इसके साथ साथ दूसरी चीज आती है लोकगीत लोक साहित्य की एक सशक्त बद्धात्मक विधा है। विधाएं जो होती हैं उनमें एक विधा हमारी पद्य भी होती है, जिसमें केवल गायन जो है किया जाता है। तो जो लोकगीत को गायन विद्या के अंतर्गत पद्य रूप में व्यक्त किया जाता है। पद्य का मतलब होता है कि जिसमें लय साथ हो, धुनी हो, धुन, जिस लय ताल सुर के साथ धुन जो होती है। तो लोक साहित्य, लोकगीत जो है लोक साहित्य का, जो हमारा क्षेत्रीय साहित्य है, उसकी एक सशक्त जो है पद्यात्मक विद्या है, विधा है। इसके बाद तीसरा बिंदु जो इसी का कंसेप्ट का आता है कि सामान्य लोक जीवन की, जो हमारा सामान्य लोक जीवन है, उस सामान्य लोक जीवन को यदि हम देखते हैं तो उसके लिए सामान्य जीवन की पार्श्वभूमि में अनायास ही फूट पड़ने वाले मनोभावों की लय वाली अभिव्यक्ति जो है वो जो है लोकगीत कहलाती है। तो इसमें जो है विशेष रूप से जो अनायास फूट पड़ने वाले, जो हमारा जीवन है, लोक जीवन, उसकी पार्श्वभूमि मतलब उस क्षेत्रीय भूमि पर अनायास, अचानक किसी रीति रिवाज से संबंधित, मनोभावों से संबंधित, लय वाली मतलब जिसमें लय हो, ताल हो, सुर हो, ऐसी अभिव्यक्ति कोई व्यक्ति करता है, तो उस लय वाली अभिव्यक्ति जो होती है उसको लोकगीत की संज्ञा दी जाती है। ऐसी जो है जो लोकगीत है वो जो है सामान्य रूप से क्षेत्रीय स्तर पर होता है और भारतीय मानव समाज को भारतीय लोक जो है भी कहा जाता है। इस स्थिति में जो हमारा लोकगीत है, यदि उसको सामान्य भाषा में परिभाषित किया जाए तो उसको हम जनमानस का गीत भी कहते हैं। जनमानस का जो आत्मा में रचा बसा। अब हम आपको जो लोकगीत है उसको कुछ लोगों ने, कुछ विद्वानों ने परिभाषित किया है, तो किस प्रकार से उसकी परिभाषा दी है वो हम आपको बताएंगे। उसमें प्रमुख रूप से जो हमारे महात्मा गांधी हैं, गांधी जी ने अपनी एक परिभाषा दी है। गांधी जी कहते हैं कि लोकगीत समूची संस्कृति के पहरेदार हैं। उन्होंने ये कहा कि जो लोकगीत है और उस क्षेत्र की जो समूची संस्कृति है, कुल जो संस्कृति है, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, इन सारी संस्कृति को वो जो है पहरेदार का मतलब एक समेटे हुए है, उसकी सुरक्षा करने वाला है।
तो लोकगीत हमारी जो संस्कृति है उसे प्रदर्शित करता है, उसको सुरक्षित रखता है, उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। और वो सुरक्षित रखने के कारण ही महात्मा गांधी जी ने कहा कि लोकगीत समूची जो संस्कृति है उसके पहरेदार के रूप में है। इसके साथ साथ दूसरी परिभाषा जो महादेवी वर्मा जी ने दी है, महादेवी वर्मा कहती हैं कि सुख दुख की आवेशमयी अवस्था का विशेष गिने चुने शब्दों में स्वर के साथ चित्रण कर देना ही लोकगीत है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति को सुख दुख होता है और उस सुख दुख की जो अवस्था होती है, वह व्यक्ति को किसी मनोरंजन चीज़ को देखता है तो सुख होता है, किसी दुखदाई स्थिति को देखता है तो दुख होता है। तो इस अवस्था को अपने शब्दों में, उस वहाँ के जो स्थानीय शब्द हैं उन शब्दों में स्वर लगा करके गीत के साथ और उसको चित्रण कर देना, उसको प्रदर्शित कर देना, उसको दर्शा देना ही लोकगीत है। तो महादेवी वर्मा ने उसको स्पष्ट कर दिया कि सुख दुख की जो भावनाएं हैं उन्हें जो है स्वर के द्वारा प्रकट करना ही लोकगीत है। इसके बाद डॉक्टर शांति अवस्थी जी हैं, उन्होंने अपने स्तर से लोकगीत की परिभाषा दी है कि लोकगीत मानव हृदय की प्राकृतिक भावनाओं की तीव्रतम अभिव्यक्ति है, जिसमें लय और ताल की प्रधानता न होकर धुन की प्रधानता होती है। अब धुन की प्रधानता उन्होंने क्यों कहा कि धुन जो होती है वो क्षेत्रीय स्तर पर होती है। कहीं एक ही गीत को विभिन्न स्थानों पर गाया जाता है तो धुनी अलग अलग निकलती है। तो उन्होंने कहा कि और मनुष्य का जो हृदय है वो प्राकृतिक रूप से उसके अंदर अलग अलग भावनाएं होती हैं। तीव्रतम अभिव्यक्ति, इसका मतलब है कि बिना कहे सुने अचानक जो अभिव्यक्ति हो जाती है उस क्षेत्रीय स्तर पर जो निकलती है उसे मानव हृदय की अभिव्यक्ति माना गया है। तो उसमें लय ताल की प्रधानता नहीं होती है लेकिन धुन की प्रधानता होती है। उस क्षेत्रीय स्तर पर जितने लोग उस लोकगीत को गाएंगे उनकी धुनी तो सबकी एक जैसी होगी लेकिन उसमें लय और ताल सुर नहीं होगा। तो लय और ताल सुर अलग स्तर से बनाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि लोकगीत जो है मानव हृदय की प्राकृतिक भावनाओं की तीव्रतम अभिव्यक्ति है और उसको जो है धुनी से कोई पहचाना जाता है। इसके बाद जो है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं और उन विशेषताओं को, गीत की क्या विशेषता है उस विशेषताओं को हम परिभाषित करेंगे, उनको देखेंगे कि आखिरकार विशेषता हैं क्या। तो इन विशेषताओं के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए लोकगीत सबसे बड़ी विशेषता जो है कि एक तो लोकगीत जो क्षेत्र है, आसपास का जो जितना क्षेत्र होता है उस समुदाय की सामूहिक रचना होती है। लोकगीत मानव समुदाय की, मानव समूह की सामूहिक रचना होती है। किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कभी रचा गया होगा लेकिन अब जो है उसमें क्या है, सभी एक सामूहिक समुदायों की रचना है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है इसकी, लोकगीतों में समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आ गया, उसने उसमें कुछ मिला दिया, परिस्थिति कुछ दूसरी बदल गई तो उसमें कुछ और मिल गया, तो इस तरह से परिवर्तन। तो लोकगीत की जो स्थिति है, भाषा है, वो परिवर्तनशील है, जो स्थिति और समय के अनुसार बदलती रहती है। ये उसकी दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता के अंतर्गत लोकगीतों की रचना का कोई निश्चित काल नहीं है। देखिए जिस तरह से भक्ति काल है, हमारा साहित्य काल अलग अलग है, तो उसी प्रकार से जो लोकगीत हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं लेकिन कोई ऐसा निश्चित काल उनका नहीं नजर आया जहां उनकी रचना की गई हो और आज तक जो है उसके बाद उसको निर्धारित किया हो गया हो। तो कोई भी रचना का कोई निश्चित समय नहीं है, निश्चित काल नहीं है कि कब इनकी रचना हुई। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार चले आ रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट विशेषता है इसकी, लोकगीतों का कोई निश्चित लिखित रूप भी नहीं है। लोकगीत जितने हैं कोई भी उनका साहित्यिक रूप नहीं है, लिखित में कोई प्रमाण नहीं है कि ये कैसे, किसने लिखा, कहाँ लिखा, किस, केवल एक जो है मौखिक रूप से
चला आ रहा है, लिखित प्रमाण कोई इसका नहीं मिलता है। तो नेक्स्ट विशेषता है इसकी, लोकगीतों का जो प्रचार प्रसार होता है, एक दूसरे में जो फैलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, तो वो मौखिक रूप से ही एक पुरुष से दूसरे पुरुष में, समुदाय से दूसरे समुदाय में, सारे लोगों में इसका प्रचार प्रसार स्वयं होता रहता है। कोई इसका प्रचार प्रसार नहीं करता, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अपने आप स्वयं चले जाते हैं। इसके बाद देखिए इसकी जो नेक्स्ट विशेषता है कि लोकगीतों को एकल और सामूहिक दोनों रूपों में गाया जाता है। जो हमारे क्षेत्रीय लोकगीत होते हैं, उन लोकगीतों को हम एक व्यक्ति भी गा सकता है और उसको समूह में बहुत से लोग भी एक साथ गा सकते हैं। तो ये उसकी विशेषता है। ऐसा नहीं है कि केवल एक व्यक्ति ही गा सकता हो, उसे सामूहिक रूप से नहीं गाया जा सके, दोनों तरह से उसको गीत के रूप में गाया जा सकता है। और नेक्स्ट जो अगली विशेषता है वो है लोकगीत अपनत्व प्रेम भरे होते हैं। इसका सीधा साधा तात्पर्य है कि जो क्षेत्रीय स्तर पर जो संस्कृति होती है, जो लोगों का आपस में प्रेम होता है, उस प्रेम को और अपनत्व को वो दर्शाते हैं लोकगीत। और लोकगीतों के कारण ही हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है, लोग एक दूसरे को जुड़े हुए हैं, उनके आपस के जो गीत हैं वही हमारे लोकगीत कहलाते हैं। इसके बाद जो प्रमुख रूप से लोकगीत हैं, उनकी हमारे राजस्थान के अंतर्गत बहुत सारे लोक शैलियाँ हैं, अनेक प्रकार से लोग गीत गाते हैं। लेकिन जो प्रमुख कुछ शैलियाँ हैं उनका वर्णन हम यहाँ करेंगे, जिसमें पहली शैली है हमारी मांड आयन शैली। इस मांड आयन शैली के अंतर्गत इसको प्रशंसा शैली भी कहते हैं। यह पहले जो है राजा महाराजाओं के समय पर राजा महाराजाओं की प्रशंसा में, रानियों की प्रशंसा में और उनके कार्य जो होते थे राजाओं के, उनकी प्रशंसा में गाए जाते थे। और इसका जो प्रमुख एक गीत आपके सामने उसकी एक लाइन में प्रस्तुत कर रहा हूँ, केसरिया बालम पधारो मारे देश। तो यहाँ जो पति को बालम के रूप में केसरिया, केसरिया मतलब अच्छे लगने वाले, बहुत अच्छे, जो हमारे देश में आकर के आओ और हमारे देश में जो है हमारे साथ रहो। तो केसरिया बालम पधारो मारे देश, ये उसकी मांड आयन शैली का एक प्रमुख गीत है। दूसरी इसकी एक शैली जो कुर्जा शैली के नाम से प्रसिद्ध है, इसको प्रेम की शैली भी कहा जाता है। वास्तविक रूप से यह एक कुर्जा नाम का एक पक्षी होता है। उस पक्षी को प्रेम की संज्ञा दी गई है क्योंकि उसके माध्यम से प्रेम पत्र जो है पहुंचाए जाते थे। तो उस प्रेम की शैली को कुर्जा से जोड़ करके उसके साथ इस शैली का नाम उसी से पड़ गया है कुर्जा शैली। और प्रेम पूर्वक प्रेम के जो गीत हैं, जो प्रेम भावना के हैं, वो इसके अंदर समाहित हैं। और इसके जो प्रमुख गीत है वो है कुर्जा मारो भमर मिला दीजो, कुर्जा मारो भमर मिला दीजो। तो जो कुर्जा है, जो पक्षी है, उससे एक महिला ये जो है निवेदन करती है कि भमर, भमर यहाँ पति के लिए कहा गया है कि मेरा भमर, मेरा पति कहीं दूसरी जगह चला गया है, उस तक ये संदेशा भेज देना कुर्जा, कि जिससे को उसका और हमारा मेल मिलाप हो जाए। तो प्रेम के रूप में ये शैली का वर्णन किया जाता है। इसके बाद जो एक तीसरी प्रमुख शैली है राजस्थान की, वो है जो है गोरबंद शैली। इस गोरबंद शैली को श्रृंगार शैली की भी संज्ञा दी जाती है। और यह जो विशेषकर पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है, जिसमें बीकानेर और जहाँ जो अधिक रूप से ऊँटों की संख्या पाई जाती है, तो ऊँट का जो पलान होता है, उस पलान की सजावट करना, और उस ऊँट को एक सामान्य भाषा में गोरबंद भी बोला जाता है। तो जो पलान होता है उसको गोरबंद कहते हैं। तो जब ऊँट का श्रृंगार किया जाता है, ऊँट किसी सवारी लेकर के जाता है, किसी शादी में जा रहा है, किसी कार्यक्रम में जा रहा है, किसी संस्कृति में ऊँट का डांस नृत्य हो रहा है, तो उस समय उसका श्रृंगार किया जाता है। इसी के कारण उसको जो है जो श्रृंगार रूप में उस शैली को प्रकट किया गया है। और उसमें है कि मारो गोरबंद नखरा लो। तो जो हमारे ऊँट का नृत्य है, वो ऊँट का नृत्य आप लोगों ने देखा होगा कि ऊँट उस समय इतना अच्छा नृत्य करता है और लोग गायन करते हैं उसको कि जो है ऊँट
जो मारो गोरबंद नखरालो, गोरबंद ऊँट कितना नखरे करने वाला है, कितना अच्छा नृत्य करने वाला है। तो इस प्रकार से जो है जो प्रमुख रूप से ये शैलियाँ हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान के अंतर्गत अनेक शैलियों में, क्योंकि राजस्थान जो है गायन शैली का, वीर शैली का बड़ा एक विशेष क्षेत्र रहा है, जिसमें वीरता के बहुत सारे गीत जो है, लोकगीत प्रसिद्ध हैं। उनमें जो है जो क्षेत्रीय स्तर होता है, इसके साथ साथ लोकगीतों में आप देखते हैं कि भरतपुर क्षेत्र में जो है लोकगीत में विवाह शादियों में जो गीत गाए जाते हैं वो अलग होते हैं, सावन के महीने में जो गीत गाए जाते हैं वो अलग होते हैं, और इसके साथ जो विशेष उत्सव कोई होता है, होली है, दिवाली है, उसके समय पर गाने वाले गीत अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम किसी दूसरे जो है प्रदेश स्टेट के ज़िले में बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अलवर ज़िला है, बीकानेर ज़िला है, आपका पाली है, सिरोही है, अन्य किसी ज़िले में बात करते हैं, तो उस जो है पश्चिमी राजस्थान में दूसरे जो है बहुत जो है अनेक प्रकार के ऐसी शैलियाँ हैं जो वहाँ अलग हैं। चाहे विवाह को ही हम ले लें, विवाह की शैली, वहाँ जो गीत गाए जाते हैं वो हमारे इस क्षेत्र में नहीं गाते, और हमारे इस क्षेत्र में जो गीत गाए जाते हैं वो दूसरे जगह नहीं गाए जाते। तो अलग अलग संस्कृति भी परिवर्तन है, रहन सहन परिवर्तन है, खान पान परिवर्तन है। तो इस रहन सहन और पहनावा भी परिवर्तन है। तो इन सारे परिवर्तनों से, और शादी विवाह में गाने वाले गीत, दिवाली होली पर गाने वाले गीत सब अलग अलग हैं। तो अलग अलग के कारण अलग अलग जो है गीतों की शैलियाँ हैं। तो इस प्रकार से अनेकों शैलियाँ राजस्थान में प्रसिद्ध हैं। तो प्रमुख रूप से यहाँ आपको जो लोकगीत के बारे में कुछ संज्ञा दी गई है, मुझे आशा है आपको ये चीज़ पसंद आएगी। यदि पसंद आता है तो आप निश्चित रूप से इसको जो है शेयर करें और लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स वेरी मच।